तो जी स्वागत है आपका कहानी 24 के प्लेटफॉर्म पर। आज की जो कहानी है वो अपराध की दुनिया की बड़ी दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें पति बेगुनाह था, बेकसूर था और पत्नी भी जिंदा थी, लेकिन बावजूद उसके उस पति को उसकी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। फिर किस प्रकार से पति के द्वारा संघर्ष करके अपने आप को बेगुनाह साबित किया जाता है और पुलिस की कार्यशैली उसके ऊपर भी हम सबको विचार करने पर विवश कर देती है। इस कहानी में है, बने रहिएगा हमारे साथ। ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है मेहंदीपुर बालाजी। ये एक राजस्थान का टाउन है और बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के वृंदावन से एक परिवार आता है और ये परिवार आता है सितंबर 2015 में। जब ये दर्शन करने के लिए यहाँ आता है मेहंदीपुर बालाजी, तो इसी मेहंदीपुर बालाजी में दो युवक होते हैं। एक का नाम होता है सोनू सैनी और दूसरा होता है गोपाल। ये दोनों मित्र होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं और एक ही दुकान में साथ साथ काम कर रहे होते हैं। अब ये जो परिवार जो कि वृंदावन से यहाँ घूमने के लिए आया था, इस परिवार में एक लड़की भी साथ में होती है और उस लड़की का नाम होता है आरती। ये आरती अपने परिवार के साथ या मेहंदीपुर में भ्रमण कर रही होती है। इधर ये सोनू अपने मित्र गोपाल के साथ, वो भी किसी कामवश वहीं हो रहा होता है। तो आरती और ये जो सोनू है, इन दोनों के बीच में जो ही नज़रें मिलती हैं मित्रता हो जाती है। और मित्रता इस कदर होती है कि दोनों एक दूसरे अपने मोबाइल नंबर को एक्सचेंज कर देते हैं। उसके बाद आरती अपने परिवार के साथ अपने घर वृंदावन लौट आती हैं और सोनू अपने घर ही रहता है। लेकिन होता ऐसा है कि सोनू, जब चूंकि आरती एक लड़की उसको नंबर दे के गई थी, तो सोनू उसे फ़ोन कर देता है और फ़ोन करता है तो दोनों में बातें होना शुरू हो जाती हैं। ये बात धीरे धीरे प्रेम तक पहुंच जाती है और कुछ ही दिनों में इनकी जो मुलाकात है वो प्रेम के लिए परवान चढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों को ये बहुत ही जल्द एहसास हो जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर अब रह नहीं सकते। ज़्यादा दिनों तक दूर रहेंगे तो जी नहीं पाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों साथ रह जाए। ये दोनों साथ रहना तय करते हैं और इसी के तहत इनकी है वो शादी हो जाती है। और ये जो शादी होती है वो होती है 8 सितंबर 2015 को, यानी कुछ ही समय दिनों पहले ये मिले थे और कुछ ही दिनों बाद इन्होंने जो शादी कर ली। सोनू बड़ा खुश था, जो लड़की इसको पहली बार मिली, पहली नज़र में जिसके साथ उसका प्रेम हुआ, अब उसका विवाह भी हो चुका था और वो लड़की आरती उसकी पत्नी बनकर सोनू के घर में रहने के लिए आ गई थी। ये खुशी सोनू के जीवन में ज़्यादा समय तक टिकी नहीं रही, क्योंकि आरती तकरीबन 2-4 दिन तो खुश रही और उसके बाद आरती का मूड है वो ठीक नहीं रहने लगा। आरती सोनू से लड़ाई झगड़े करने लग गई थी। सोनू परेशान हो गया था। शुरू में तो वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आरती ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और आरती ने सोनू को डिमांड कर दी कि मुझे पैसा चाहिए और ये जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी में भी मुझे हिस्सा चाहिए। अब सोनू समझ नहीं पा रहा था कि कुछ ही दिनों पहले तो मेरा विवाह हुआ है, 2-4 दिन तो बड़ी मुश्किल से उसके साथ मैंने गुजारे हैं और ये अचानक प्रॉपर्टी और पैसों की डिमांड कर रही है, वो भी मेरी पत्नी है। तो इन दोनों में इस विषय को लेकर झगड़ा होने लग गया। झगड़ा भी होता था तो बड़े तेज उग्र हो रहा था। अब इन दोनों के ये दिन बीत ही रहे थे। इसी झगड़े में, इसी कसम में क्या हुआ कि शादी के ठीक 8 दिन बाद, यानी 16 सितंबर को, ये जो आरती हैं अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। अब सोनू परेशान, क्योंकि शादी को 8 दिन ही हुए थे, 2-4 दिन हंसी खुशी रहे, पीछे के 4 दिन में इनके केवल झगड़े ही हुए और अब आरती नहीं है। सोनू अपनी पत्नी को सब जगह ढूंढता है, हर जगह अपने दोस्तों का भी सहारा लेता है और वो हर उस स्थान पर अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ उसे लगता है कि उसकी पत्नी मिल जाएगी। इसी ढूंढने के हिसाब से वो ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है वृंदावन, अपने ससुराल, और वहाँ पर भी पूछता है कि क्या आरती आई है क्या। ससुराल वाले उल्टे सोनू को ही लताड़ लगा लेते हैं कि हमने तो आरती को तुम्हें सौंपा था, शादी की थी तुमने उसके साथ और तुम हमारे पास आए हो कि आरती कहाँ है, हमें तुम्हें पूछना चाहिए कि हमारी बेटी कहाँ है। अब सोनू परेशान हो चुका था। सोनू वापस आता है अपने दोस्तों के साथ, अपनी पत्नी आरती को ढूंढने के लिए खूब कोशिश करता है, लेकिन सोनू से यहाँ एक गलती हो जाती है और वो गलती ये होती है कि वो अपनी पत्नी आरती की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करवाता। बस यही गलती उसको आगे चल के भारी पड़ जाती है। अब होता ऐसा है कि ये 16 सितंबर को आरती घर से गायब हो जाती है और 25 सितंबर को आरती के जो पिता हैं वो वृंदावन के थाने में एक FIR दर्ज करवा देते हैं और FIR में लिखवाते क्या है कि मेरी जो पुत्री हैं
उसके ससुराल से कुछ दिनों पहले गायब हो चुकी हैं और मुझे शंका है कि मेरे दामाद ये जो सोनू है और उसका एक मित्र है जिसका नाम है गोपाल, इन्होंने मेरी बेटी को मार डाला है। अब ये जो वृंदावन के थाने में ये एफआईआर दर्ज होती है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। पुलिस की तरफ से कोई ठोस जवाब या ठोस जानकारी ये जो आरती के पिता हैं इनके पास आता नहीं है। लेकिन एक फ़ोन कॉल आता है पुलिस के पास। वो फ़ोन कॉल ये होता है कि वृंदावन में एक महिला की लावारिस लाश मिली है। पुलिस है उस घटनास्थल पर जाती है, उस डेड बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम करवाती है और उसकी शिनाख्त करवाने की कोशिश करती है। इसी शिनाख्त वाली कोशिश में उन्हें याद आता है कि कुछ दिनों पहले हमारे ही थाने में एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, तो क्यों ना उसे कॉल किया जाए। और फ़ोन चला जाता है आरती के पिता के पास। आरती के पिता आता है और जो ही आरती के पिता आते हैं उस डेड बॉडी को देख करके ही वो पहचान लेते हैं कि तो मेरी ही बेटी है आरती, और वह फूट फूट के रोने लग जाते हैं। पुलिस को भी ये पता चल गया था कि डेड बॉडी है उसके घर वाले कौन है। वो जो डेड बॉडी है वो आरती के पिता को सौंप दी जाती है और उसके बाद ये जो मुकदमा है जो अब तक आरती के गुमशुदगी का था वो गुमशुदगी से गुम करके हत्या पे आ जाता है। और हत्या किसने की? इसके पति और उसका मित्र जो था गोपाल, उन्होंने। अब जो आरती का पति यहाँ सोनू और उसका दोस्त था गोपाल, उन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए जो वृंदावन की पुलिस है ये आ जाती है मेहंदीपुर, और मेहंदीपुर की पुलिस की मदद से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सर्वप्रथम मेहंदीपुर के थाने में लाया जाता है और उसके बाद लेके चला जाता है वृंदावन। अब वृंदावन की पुलिस के ये लोग गिरफ्त में थे और वृंदावन की पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद इनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि स्वीकार कर ले कि ये मर्डर इन्होंने ही किया है। अब ये जो सोनू हैं, ये गोपाल हैं, ये स्वयं समझ नहीं पा रहे थे ये हमारे साथ अचानक क्या हो गया। सोनू बार बार कहता है कि मैं तो स्वयं परेशान हूँ, कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी घर से भाग गई थी, ये अचानक गायब हो गई थी, मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने उसको सब जगह ढूंढा, इवन मेरे ससुराल भी गया, मेरे यार दोस्तों के साथ भी मैंने कोशिश की, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। और आप कह रहे हो कि मर्डर हमने किया, हमें नहीं पता इसका मर्डर कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, एक दिक्कत की बात ये भी थी कि डेड बॉडी है वो तो पहले उसके पिता को दे दी, उसकी मुखानगिनी होगी, बाद में इनको गिरफ्तार किया, तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो डेड बॉडी वाकई में आरती की थी या किसकी थी। खैर, पुलिस जो है अब इन दोनों अपराधियों से जुर्म कबूल करवाने के लिए अपना 3rd डिग्री वाला जो सिस्टम है वो शुरू कर दिया। इनके साथ मारपीट शुरू की, पुलिस इनको मारती, उनके पाँव में, पाँव तली में उनको उल्टा लटकाया जाता, उसको खूब पीटा जाता, खूब टॉर्चर किया जा रहा। लेकिन जितनी बार भी पीटा जाता, ये दोनों मित्र एक ही बात बोल रहे थे कि हम तो निर्दोष हैं, हमें नहीं मालूम है आरती कहाँ है, हमने किसी की भी हत्या नहीं की। लेकिन पुलिस मानने वाली कहाँ थी, वो एक ही बात कह रही थी कि तुम ये कबूल कर लो कि हत्या तुमने ही की है। कहते हैं इस टॉर्चर वाली प्रक्रिया में पुलिस ने उनके जो नाखून तक उखाड़ लिए थे, लेकिन बावजूद उसके वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। पुलिस भी हैरान परेशान कि ये दोनों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। डेड बॉडी मिल गई थी, आरती के पिता कह रहे थे कि तो मेरी ही बेटी है, तो हत्यारा कौन है। अच्छा, ये वो 2015 में ये जो घटना हुई, ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर के लिए काफ़ी जानी जा रही थी देश भर में। तो फाइनली ये जो पुलिस है वो तय करती हैं कि इनका एनकाउंटर कर लिया जाए। ऐसा इन दोनों को पुलिस ने बताया कि यदि तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारा एनकाउंटर कर लिया जाएगा। अब चूंकि ऐसी खबरें अखबार में आ रही थी, अब ये दोनों दोस्त डर गए। उन्हें लगा कि इतने दिनों से वैसे भी टॉर्चर झेल ही रहे हैं, अब ये हमको सच में मार देंगे। तो इस मरने के डर से, इस खौफ से उन्होंने कबूल कर लिया कि हमने ही आरती को मारा था। और जो ही कबूल किया, पुलिस के सांस में सांसें आ गई और उन्होंने है जो कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। ये दोनों जेल चले गए, मुकदमा चल गया। इधर जो वृंदावन पुलिस के जो कप्तान साहब थे बड़े खुश हुए और इस पूरी टीम को बाकायदा 15,000 रुपया बतौर इनाम देकर के उनको है जो सम्मानित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई कि बधाई हो, हमने अपराधी को पकड़ लिया है। अब ये दोनों जेल में थे और दोनों निर्दोष। लेकिन ये जो जेल में थे, इसी दरमियान क्या होता है कि सोनू जो है उसका एक मित्र होता है गोपाल, जो उसके साथ जेल में था। तो ये जिस दुकान में काम कर रहे थे, उस दुकान का जो मालिक था उसे गोपाल पर बड़ा यकीन था कि हो ना हो ये तो हत्या नहीं कर सकता, बड़ा सीधा साधा लड़का है। तो वो क्या करते हैं कि गोपाल के फेवर से केस लड़ते हैं। इसका नतीजा होता है कि प्रयागराज का जो हाईकोर्ट है वो साल 2016 में गोपाल को जमानत दे देता है और अगले ही साल 2017 में सोनू को भी जमानत हो जाती है। अब ये दोनों दोस्त गांव आ जाते हैं
गांव आते हैं तो गांव आकर के देखते हैं परिवार की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, परिवार मानसिक रूप से टूट चुका है, समाज एक तरीके से इनको बहिष्कृत कर चुका, रिश्तेदारों ने, जितने भी रिश्तेदार थे सब ने इनके घर वालों से दूरियां बना दी, घर में जितने भी छोटे भाई बहन थे उनके कोई रिश्ते हो ही नहीं रहे, लोग कह रहे हैं तो खूनी है, अपराधी है, इनके साथ क्या रिश्ता करना। अच्छा, ये जो गोपाल है, जब ये गिरफ्तार हुआ था इसके 15 दिन बाद गोपाल की स्वयं की शादी थी, लेकिन अब चूंकि ये हत्या के आरोप में जेल में चला गया था तो गोपाल की भी ये जो शादी सगाई टूट गई थी, शादी हुई नहीं थी। ये दोनों परेशान। अब ये जहाँ गाँव में या अपने मिलने वालों के पास जहाँ पे भी जाते ये सबको यही बताते कि हम तो निर्दोष हैं, हमको किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, किस प्रकार से हमसे झूठा जुर्म कबूल करवाया गया, हमने हत्या नहीं की। लेकिन जितने भी लोग थे ना, ये इनकी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि यही हत्यारे हैं, अभी तो बाहर आके सफाई दे रहे हैं। ये जो इनके साथ जो घटना हो रही थी, इससे ये दोनों दोस्त काफ़ी दुखी थे। इन दोनों को पता था कि हम निर्दोष हैं, इन दोनों को ये भी पता था कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमसे झूठा जुर्म है वो कबूल करवा दिया गया है। अब इन्हें ये भी पता था कि कोर्ट में केस चल रहा है और हम कुछ दिनों के लिए जमानत पर आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस हत्या के आरोप में हमको सज़ा भी मिल जाए और ताउम्र में सज़ा काटनी पड़ ले। और दूसरी तरफ इनको पुलिस से कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि पुलिस ने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दी, मार पीट के जैसे तैसे अपराधियों को साबित भी कर दिया और इन्होंने कबूल भी कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो हमारे जो बच्चा कुछ जो जीवन है उस जीवन के लिए हम कम से कम ये साबित कर सके कि हम निर्दोष हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए। इन्होंने प्लानिंग की कि हम उस प्रत्येक जगह पर जाकर तफ्तीश करेंगे कि आरती के साथ क्या हुआ था, क्योंकि जो सोनू था उसे पूरा यकीन था कि आरती मर तो नहीं सकती। वो अचानक से घर से गायब हो गई थी और गायब होने के बाद भला उसकी कोई हत्या क्यों करेगा, और अगर हत्या कर भी दी है तो कहाँ है वो आरती, सबूत क्या है उसके। उन सब के लिए इन्होंने अपना भेष बदल दिया और भेष बदल करके वृंदावन में आरती के गांव और उसके रिश्तेदार सगे संबंधियों के आसपास से भटकते रहे। उन्हें ये तलाश थी कि कहीं तो आरती के सबूत मिले, लेकिन इनको आरती का सबूत नहीं मिल रहा था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीनों बीतते गए। इस प्रकार से इनको घूमते घूमते तकरीबन 7 साल हो गए थे, लेकिन कोई सुराग इनको नहीं मिल रहा था। साल आ जाता है 2022। आज 2022 को एक खबर मिलती है। अब दरअसल होता क्या है, ये जब ढूंढ रहे थे तो इनके जितने भी सर्कल के लोग थे, मित्र थे, इन सबको पता था कि ये आरती को ढूंढ रहे हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो इनका एक मित्र होता है, वो गोपाल को उसके दुकान पर जहाँ काम कर रहा होता है तो वहाँ ये सूचना देता है और ये बताता है कि मेहंदीपुर के पास एक गांव है, जिस दरमियान तुम लोग आरती के मर्डर के आरोप में जेल में गए थे, उसी दरमियान हमारे एक पास में गांव है, उस गांव में एक महिला आई थी रहने के लिए। वो शादीशुदा है, लेकिन दिखती वो हूबहू आरती की जैसी है। तुम लोग जाके तफ्तीश कर सकते हो और टाइमिंग भी वही है, जिस दरमियान तुम जेल में गए थे उसी दरमियान ये गांव में आई थी। अब जो गोपाल हैं और जो आरती का पति सोनू, वो दोनों तैयार हो जाते हैं उस गांव में जाने के लिए। एक दोनों अपना पूरा हुलिया, पूरा गेटअप चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये जो सोनू है वो उसका पति था और ये गोपाल है उसका मित्र था। तो सोनू को ये पता था कि कहीं आरती मुझे देख लेगी तो पहचान लेगी, और सोनू को भी ये पहचानती है, और ये पहचानने के बाद यदि घर छोड़ के किसी अन्य स्थान पर चली गई तो हम लोग फिर साबित ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन दोनों ने अपना गेटअप चेंज किया और एक नया वेश धारण करके ये लोग बन गए मवेशियों के व्यापारी, और मवेशियों के व्यापारी बन गए उस गांव में चले गए जिस गांव में आरती के होने की खबर इन्हें मिली थी। वो उस गांव में एक एक घर में गए और एक एक घर में जाकर के लोगों से बात की कि हम तो मवेशियों के व्यापारी हैं, यदि आपको कोई मवेशी बेचना है तो आप हमें बेच सकते हैं, हम व्यापार करते हैं इनका। ये दिन भर वहाँ घूमे, काफ़ी लोगों से मिले, घर घर घूमे, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लेकिन उनको आरती कहीं नहीं दिखी। ये थक हार के परेशान होकर वापस आ गए। लेकिन अब चूंकि उनके मित्र ने खबर दी थी तो खबर पुख्ता थी और उन्हें पूरा यकीन था कि आरती हमें दिख जाएगी। इसलिए वो फिर से सोचते हैं कि हम दोबारा यदि व्यापारी बन के गए तो हम पकड़े जाएंगे या लोगों को शंका हो जाएगी कि बार बार क्यों घूम रहे हैं। तो इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना सब्जी वाला बन जाए। अब दरअसल जो सब्जी वाला होता है वहाँ उसके पास ज़्यादातर महिलाएं ही सब्जी लेने के लिए आती है और इन्हें भी महिला ही ढूंढनी थी। तो ये सब्जी वाला के एक नया गेटअप तैयार कर लेते हैं, एक ऐसा गेटअप जिसमें कोई सामने वाला उनको पहचान ही नहीं पाए, और ये सब्जी वाले बन जाते हैं और सब्जी का ठेला लेते हैं और उस गांव में चले जाते हैं सब्जी के लिए। प्रत्येक घर के सामने जाके खड़े होते हैं, आवाज़ लगाते हैं सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, और ऐसे करते करते वो उस घर के सामने भी आके खड़े हो जाते हैं जिस घर में उनको शंका थी कि आरती इसी के अंदर है।
वो ऐसा कर ही रहे थे कि किस्मत ने पलटी मारी। एक औरत जो उस घर से निकलती हैं, सब्जी वालों के पास जाती हैं और बोलती, भैया मुझे सब्जी दे दो। ये आरती थी और सब्जी मांगती भी किससे? सोनू से, उसी के पति से। अब पति अपनी पत्नी को सब्जी दे रहा है। सोनू को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी हत्या के जुर्म में मैं और मेरा दोस्त तकरीबन 1.5 बरस तक जेल में रह करके आए हैं, वो तो जिंदा है और वो हमसे ही सब्जी ले रही है। खैर, सोनू उसको सब्जी देता है। उसके बाद वो दोनों दोस्त उस गांव से भाग के वापस आते हैं और चले जाते हैं मेहंदीपुर थाने में। वो बड़े खुश थे, उन्हें लगा कि आरती हमें मिल गई है, हम बेगुनाह हैं, हम छूट जाएंगे। लेकिन कानूनन प्रक्रिया तो कानूनन प्रक्रिया है। वो जो थाने में गए तो पुलिस वालों के सामने अपनी बात रखी। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे कहने से कोई व्यक्ति जिंदा नहीं हो जाता। डॉक्यूमेंट में आरती मर चुकी है, कागजों में आरती जिंदा नहीं है। यदि तुम कह देते हो कि कोई औरत, कोई महिला आरती की तरह दिखती है और वही आरती वो जिंदा है, तो हम ऐसे नहीं मानते। यदि तुम्हें लगता है वो जिंदा है तो डॉक्यूमेंट में प्रूव करो, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास कि वो जिंदा है। अब उनके सामने संकट था। उन्होंने पुलिस को कहा कि आप उस महिला को उठा लीजिए ना, खुद इंक्वायरी कर लीजिए। पुलिस ने कहा कि तुम्हारे कहने से हम किसी आम इंसान को नहीं उठा सकते, अगर तुम्हारे पास को पुख्ता सबूत हो तो हमें लाख और आप दे दो। अब दोनों दोस्त काफ़ी तनाव में कि सबूत लाए तो कहाँ से लाए, डॉक्यूमेंट भी कहाँ से लेके आए। वो थाने से आ गए, इसी विचार में थे। लेकिन दोनों दोस्त जो थे वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें पता था कि वो निर्दोष हैं और ये साबित करके रहेंगे कि वो निर्दोष है। इसलिए उन्होंने अपने एक मित्र की सहायता लेना तय किया। मित्र भी कैसा? जो कि ई मित्र का संचालन करता हो। उस मित्र को तैयार किया और उसकी मदद ली। वो मित्र भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। और जो मित्र था उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए और वो ई मित्र वाला बन के उस गांव में चला गया सर्वे करने के लिए। सर्वे भी कैसा? स्वच्छ भारत अभियान का। अच्छा, ये वो समय था जब केंद्र सरकार की योजना चल रही थी कि जिनके घर में लैट्रिन यानी शौचालय नहीं बना हुआ है तो सरकार कुछ अनुदान देंगी, इससे शौचालय बन जाएगा। तो वो इसीलिए वो उसका बहाना करके सर्वेयर बना और वो आरती का जो घर था उसके 2-3 घर पहले से सर्वे करता करता फाइनली आरती के घर पे गया और वहाँ के जो लोग थे उन्हें बताया कि केंद्र सरकार तुम्हें 2 लाख रुपया देगी शौचालय बनाने के लिए। तुम अपने डॉक्यूमेंट दे दो, मैं सर्वे के लिए आया हूँ, कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद है जो तुम्हारे पैसे पास हो जाएंगे, तुम्हारे अकाउंट में पूरे 2 लाख रुपये आ जाएंगे। अब घर वाले जो थे वो 2 लाख के लालच में आ गए। वो जो उनका मित्र जो चीज़ें उनसे मांग रहा था वो सारे डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन डॉक्यूमेंट है वो पुरुषों के ही दिए जा रहे थे। अब जो मित्र था उसको तो आरती के चाहिए थे, इसलिए वो उनके घर वालों को कहता है कि पुरुषों के अलावा महिलाओं के भी चाहिए डॉक्यूमेंट। तो उनके घर वाले थे वो सोचते हैं कि 2 लाख रुपए आएंगे, इसलिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो महिलाओं के हैं, पुरुषों के हैं, बच्चों के, सब उस दोस्त को दे देते हैं। वो दोस्त सारे डॉक्यूमेंट ले लेता है और उसके बाद दौड़ा चला आता है अपने इन दोनों दोस्तों के पास, सोनू और गोपाल के पास। सोनू और गोपाल के पास डॉक्यूमेंट आते हैं। अब ये तीनों दोस्त आराम से देख करके स्वयं से पहले ये तफ्तीश कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट सही है। जब ये डॉक्यूमेंट देखते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि यही आरती है और जिंदा है। ये एविडेंस लेकर के चले जाते हैं जो इनका जो मेहंदीपुर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जो थाना के जो मुख्य अधिकारी जी होते हैं उनके सामने डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और वो बता देते हैं कि आरती जिंदा है। अब जो पुलिस वाले थे उनके कान खड़े हो गए कि ये क्या हो गया, ये कैसे संभव है कि जिसके हत्या के जुर्म में, आरोप में ये लोग जेल गए वो जिंदा है। तो उन्होंने जो ये वृंदावन की पुलिस थी उनको लेटर लिखा, इन्फॉर्म किया कि आपने जो 2015 में जो आपके यहाँ जो केस था उस केस में जिनको जेल में भेजा था वो आरती जिंदा है, मरी नहीं है। अब वृंदावन की पुलिस है वो भी विचारों में हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसको मृत साबित किया वो जिंदा कैसे हो सकती है। लेकिन खैर ये सोशल मीडिया का दौर था। आज के दौर में एक प्रेशर तो रहता ही है, अगर ये बात पब्लिक के सामने आ गई, मीडिया के सामने आ गई, लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू जान लिया तो काफ़ी किरकिरी होगी और प्लस पुलिस के इज्जत और नाक का भी सवाल था। तो पुलिस ने इस मुकदमे को हाथों हाथ लिया। अच्छा, ये वृंदावन के पुलिस में जब ये मैटर गया उस दरमियान ये जो सोनू और ये गोपाल है दोनों भी वहाँ के कप्तान साहब के सामने पेश हो गए थे, सारे डॉक्यूमेंट रखे, अपनी सारी बात बताई। तो कप्तान साहब ने भी इस मामले को काफ़ी हाथों हाथ लिया और वो जो आरती थी उसको वृंदावन की पुलिस घर से उठा ले आई। आरती को थाने लाया, इंक्वायरी की गई तो आरती तो शुरू में तो मना कर गई, बोले मैं वो महिला नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हैं, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चा है, मेरा वैवाहिक जीवन सुखी है, मैं इतने सालों से अपने पति के साथ रह रही हूँ, आप किसको ढूंढ रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन खैर
इधर आरती के घर से आरती की माँ और आरती के भाई को बुला दिया गया था और पुलिस के पास रिटर्न एविडेंस भी थे और डॉक्यूमेंट भी थे। तो काफ़ी प्रेशर और इंक्वायरी के बाद आरती टूट जाती हैं और वो स्वीकार कर लेती कि हाँ मैं ही वो महिला हूँ। और इधर जो आरती की माँ होती हैं और आरती का भाई होता है वो दोनों भी ये स्वीकार कर लेते हैं कि यही आरती है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये हो जाता है कि जो आरती के पिता है वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरी बेटी नहीं है। अब माँ और बेटा तो कहते हैं यही आरती है, आरती ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया ये आरती, लेकिन आरती के पिता मना कर रहे थे। तो पुलिस ने युक्ति की और वो युक्ति ये थी कि पुलिस ने जो आरती के पिता थे उन्हें कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हो ये हमारी पुत्री नहीं है तो क्यों ना एक डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए, आप सैंपल दे दीजिएगा, साबित हो जाएगा आपकी पुत्री है या नहीं है। पिता समझ चुका था कि मैं फंस गया हूँ, इसलिए पिता ने भी ये स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी ही पुत्री है। और उसके बाद पुलिस इंक्वायरी के बाद इनको छोड़ देती है। कुछ समय बाद जब दोबारा इंक्वायरी होनी होती है तब पुलिस ने सबको बुलाती है। वहाँ पर सब जाते हैं सिवाय एक शख्स के, वो होता है उसका पिता। उसका पिता थाने में दोबारा नहीं जाता ये कहने के लिए कि मेरी ही पुत्री है। माँ जाती है, भाई जाता है। तो पुलिस आज भी उसके पिता को ढूंढ रही है और ये मुकदमा है वो कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। भले ही ये समाज के नज़र में वापस निर्दोष साबित हो गए, पुलिस की नज़र में भी निर्दोष साबित हो गए हो, लेकिन हमारे देश में कानूनन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत ये मुकदमा है जो दोबारा न्यायालय में जाएगा और माननीय न्यायालय ही तय करेगा कि इनके साथ क्या किया जाए। तो ये है आज की कहानी। आप इस कहानी के बारे में अपना विचार जरूर व्यक्त कर सकते हैं। और क्या आपको ये नहीं लगता कि वृंदावन की पुलिस थोड़ा सा इसमें सतर्कता से इस केस को संभालती तो ये जो दो निर्दोष हैं जिनको जेल की यात्रा करनी पड़ी, इतनी पुलिस की यातनाएं सहनी पड़ी, वो नहीं सहन कर सकती थी। इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं, ख्यालात हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे फेसबुक वाले पेज पे से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह की नई एक कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।